हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारे प्रश्न है वो ह्यूमन बॉडी से संबंधित हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और तो बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है। लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है, क्या है? लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अब लेंस की क्षमता आ गई है तो आँख की बात होगी जरूर। ठीक है, तो यहाँ से आँख से संबंधित एक प्रश्न है कि आँखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आँखों का अध्ययन जो होता है ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या? ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है क्या? आँखों का अध्ययन। और यहाँ से एक क्वेश्चन और जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आ चुका है कि मानव जो नेत्र होता है, ठीक, मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, क्या? रेटिना पर बनता है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या था? अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, या फिर यूँ कह लीजिए कि लेंस की जो प्रकाशीय क्षमता होती है वो किसमें मापी जाती है। तो लेंस की प्रकाशीय क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। और जो आँखों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। और जो मानव नेत्र होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यदि यम यानी मिलीमीटर में पूछे तो 250 मिलीमीटर होती है। यदि मीटर में पूछता है तो 0.25 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1901 में। ठीक है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? रुधिर वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में। और जो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने? 4 प्रकार के होते हैं। ए बी हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा एक साथ, और फिर ओ होता है। ठीक है, ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1909 में कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त जो ब्लड होता है उसका पीएच मान पूछा है, कितना होता है? 7.4 होता है। और जो बात करी जाए कि पीएच मान की खोज किसने की थी, तो सॉरेनसन ने की थी 1909 में। ठीक है, 1909 में सॉरेनसन ने पीएच मान की खोज की थी। और जो पीएच होता है, पीएच मान में जो पीएच होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन की क्षमता। अब मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी घोल का पीएच मान ज्ञात करना होता है तो उसका स्केल पैमाना क्या होता है? मान लो जैसे ये स्केल है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ ये स्केल बना दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ से, यानी किसी भी घोल का पीएच वैल्यू जब निकाली जाती है वो 0 से 14 तक निकाल सकते हैं। ठीक है, 0 से 14 अंक होते हैं। और यहाँ से चालू होता है फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो 7 होता है, ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ये जितना भी किसी घोल का पीएच मान होगा, कितना? 7 से कम, 7 से कम वाला होगा वो अम्लीय कहलाएगा। ठीक है, 0 से 7 तक, यानी 7 के पहले वाला, यानी 7 से जो कम होगा जिस भी घोल का मान, वो क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। जो 7 होगा ये उदासीन यानी न्यूट्रल कहलाएगा।
और 7 के ऊपर वाला यानी 14 तक जितना भी 7 के ऊपर 14 यानी 7 के बाद वाला जितना भी होगा वो क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, ये क्या 7 से पहले वाला क्या कहलाएगा, सब एसिडिक कहलाएगा। 7 जो होगा वो न्यूट्रल कहलाता है और 7 के ऊपर वाला यानी 7 के बाद वाला जितना भी होगा यानी 14 तक वो सब क्षारीय कहलाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर में जो ब्लड बैंक होता है उसे मतलब किसे कहते हैं ब्लड बैंक? तो प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं और इसका एक अन्य नाम है तिल्ली। ठीक है, स्प्लीन कह लीजिए या तिल्ली कह लीजिए या प्लीहा कह लीजिए, बात एक ही है। और इसका जो काम होता है हमारे जो शरीर में, जो स्प्लीन जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लड इकट्ठा होता है, ब्लड का भंडारण करता है कौन? स्प्लीन। ठीक है, हमारे शरीर में जो रक्त को इकट्ठा करता है या रक्त को रिस्टोर करता है वो कौन करता है? स्प्लीन करता है। और स्प्लीन का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, जो रक्त होता है रक्त को इकट्ठा करना और उसमें से जो मरी हुई या टूटी हुई या वेस्टेज जो होती हैं क्या, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या आरबीसी जो होती हैं ब्लड में, जो टूटी फूटी या पुरानी आरबीसी होती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको नष्ट कर देना, ब्लड से हटा देना, ये इसका काम होता है। ठीक है, तो स्प्लीन जो होता है हमारे शरीर में रक्त को भंडारण करता है और जो पुरानी या टूटी फूटी जो क्या होती हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको रक्त से समाप्त कर देना, नष्ट कर देना, हटा देना। ठीक है, और जो स्प्लीन होता है उसका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है स्प्लीन की जो झिल्ली होती है उसका रंग। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? इटाई। ठीक है, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई नामक जो रोग होता है वो कैडमियम की विषाक्तता यानी कैडमियम की जो मतलब प्रदूषण होता है, कैडमियम से जो प्रदूषण होता है या फिर कैडमियम की विषाक्तता के कारण क्या होता है? इटाई नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? कैडमियम की विषाक्तता या फिर कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। और जो इटाई जो शब्द होता है, ठीक है क्या है? इटाई जो शब्द होता है ये एक जापानी शब्द है। ठीक है, इटाई जो शब्द है एक जापानी शब्द है। 1912 के आसपास जापान में इसको मतलब प्रचलन में आया था। और इटाई जो रोग होता है इससे मुख्य रूप से प्रभावित जो अंग होता है क्या होता है? हड्डियां होती हैं, हड्डियों में दर्द होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। आरबीसी। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में, जिसे हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, हड्डियों के बीच में जो अस्थिमज्जा होता है वहाँ पर इसका यानी आरबीसी का निर्माण होता है। हालांकि डब्ल्यूबीसी या रक्त बिंबाड़ जो होता है यानी ब्लड कुल मिलाकर कह लीजिए ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ब्लड में ही डब्ल्यूबीसी होता है, रक्त बिंबाणु होते हैं यानी प्लेटलेट्स, और आरबीसी भी वही होती है। ठीक है, तो आरबीसी क्वेश्चन हमारा है कि आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। अब बात आई है आरबीसी की, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता ही है क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कण। और इनका जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। आरबीसी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो एरिथ्रोसाइट के नाम से इनको जाना जाता है। और आरबीसी जो होती है इनकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो एंटोनी वान लुवेनहाक ने की थी। ठीक, कौन किसने की है? एंटोनी वान लुवेनहाक ने इनकी खोज की थी। और हमारे रक्त में इनकी माने संख्या कितनी होती है? तो लगभग 50 लाख। ठीक है, लगभग 50 लाख हमारे शरीर में होती है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9 है, सॉरी प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किस में मापते हैं? ऑडियोमीटर से मापते हैं। ठीक है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है किससे मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापते हैं ऑडियोमीटर से। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ एक सामान्य जो हम बातचीत करते हैं हेड टू हेड या किसी से, सामान्य बातचीत के लिए जो लगभग हमारी कितने डेसिबल जो होती है ध्वनि की प्रबलता होनी चाहिए? तो सामान्य बातचीत के लिए 45, मानिए जब हम किसी से नॉर्मली बातचीत करते हैं तो 45 डेसिबल की जो ध्वनि प्रबलता होती है वो होती है। ठीक है, जब हम किसी से नॉर्मली बात करते हैं तो 45
डेसिबल ध्वनि प्रबलता होती है बातचीत करने के लिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। एक सामान्य मानव कान कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं? तो एक मान लो कोई व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उसके सामान्य कान हैं, ठीक है। एक सामान्य मानव कान कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं? तो कोई भी सामान्य व्यक्ति है जो मतलब नॉर्मली सुन सकता है ठीक ठाक, तो उसमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति है, उसके सामान्य कान हैं, मतलब उसको जैसे सबको सुनाई देता है उसी तरीके से उसको भी सुनाई देता है। तो सामान्य व्यक्ति के जो सुनने की क्षमता है कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। डायबिटीज भी बोलते हैं। और मुख्य रूप से डायबिटीज जो होता है, इसमें होता क्या है, जो हमारा रक्त होता है, ठीक है। मधुमेह जो है हमारे शरीर में कैसे बढ़ता है? जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, ब्लड में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाने से मधुमेह रोग होता है। और इस कंडीशन में जब शर्करा की मात्रा बढ़ती है यानी शुगर होती है, तो उसमें क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण कम हो जाता है, ठीक है। जो हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है उसका निर्माण कम हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में जब मधुमेह रोग हो जाता है हमारे शरीर में, तो उसमें हमारी जो भूख होती है, प्यास होती है और जो पेशाब होती है, इसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है। वो चाहे भूख हो या प्यास हो या फिर पेशाब हो, उसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो हम मधुमेह को कैसे पता करते हैं? यानी जो हमारा रक्त होता है, रक्त में शर्करा का स्तर जो होता है, लेवल जो होता है बढ़ जाता है। और इसमें जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन बनना लगभग बंद होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जो मरीज होता है उसमें क्या होता है, भूख अधिक लगेगी, प्यास भी अधिक लगेगी और उसको पेशाब भी बार बार जाना पड़ेगा। और इसमें जब मरीज होता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन या फिर इंसुलिन की टेबलेट्स, मतलब कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर मतलब उसको देता है, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त जो स्रावित होता है वो यकृत यानी लीवर द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात लीवर की आ गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो लीवर होता है उसका वजन पूछ लेता है कितना होता है, ठीक है। यानी जो यकृत है जिसे हम लीवर बोलते हैं या हिपेट बोलते हैं, तो यकृत जो होती है, यकृत का जो यानी लीवर का जो वजन होता है कितना होता है, 1.5 kg, ठीक है, किलोग्राम होता है, ठीक है। यानी 1.5 किलो होता है लीवर का वजन। और क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर का भंडार गृह किसे कहा जाता है? तो ये भी किसको कहते हैं, शरीर का भंडार गृह किसे कहते हैं? लीवर को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, शरीर का भंडार गृह किसे कहते हैं? तो लीवर को कहते हैं। और जो यकृत होती है, लीवर होता है, जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो पित्त रस का श्रावण करती हैं, ठीक है। पित्त रस का क्या स्राव करती हैं, स्राव करती हैं, ठीक है। जो लीवर की या यकृत की कोशिकाएं होती हैं वो पित्त रस का स्राव करती हैं, ठीक है। और जो पित्त रस का स्राव करती हैं, और जो मतलब जो लीवर होता है इसमें विटामिन ए का निर्माण भी होता है, ठीक है। जो लीवर होता है, लीवर में विटामिन ए का निर्माण भी होता है तथा संचयन भी करता है लीवर विटामिन ए का, ठीक है। यानी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो जो लीवर होता है, पहले हमारा क्वेश्चन क्या समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पित्त किस अंग द्वारा बनता है, ठीक है। पित्त किस अंग द्वारा, रिपीट करता हूँ, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत यानी लीवर द्वारा स्रावित होता है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, जो लीवर होता है इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है, यानी 1.5 किलो होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि शरीर का भंडार गृह किसे कहा जाता है? तो शरीर का भंडार गृह जो होता है वो लीवर को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहते हैं? शरीर का भंडार गृह लीवर को कहते हैं। और जो यकृत यानी लीवर होता है, लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं पित्त रस का स्राव करती हैं, ठीक है। लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो पित्त रस का स्राव करती हैं। और क्वेश्चन एक और यहाँ से बनता है कि जो लीवर होता है या यकृत है विटामिन ए का निर्माण करता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। उसका निर्माण भी करता है विटामिन ए का और संचय भी करता है, ठीक है। निर्माण भी करता है और संचय भी करता है, कौन? यकृत यानी लीवर, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में
आया होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12, ठीक है। हृदय से शरीर की ओर ब्लड ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो हमारे हृदय से पूरे शरीर में, यानी हृदय से, हार्ट से पूरे शरीर में रक्त को ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो उनको धमनी कहते हैं, यानी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। क्या? आर्टरी कहते हैं। और जो रक्त मतलब वापस आता है हृदय में, उसको क्या बोलते हैं? उसको सिरा बोलते हैं, ठीक है। यानी रक्त जो हृदय होता है, हृदय से जो रक्त पूरे शरीर में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको धमनी यानी आर्टरी बोलते हैं। और वही ब्लड जब वापस आता है, वापस कौन लाता है? सिराएं लाती हैं, ठीक है। अब बात आ गई है यहाँ पे रक्त की, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो कोई सामान्य व्यक्ति होता है, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो उसका ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो उसका जो एक सामान्य व्यक्ति है उसका ब्लड प्रेशर होता है 120 से 120/80, 120/80 mmHg, ठीक है। mmHg होता है किसी भी सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। और यदि बात करी जाए कि पल्स रेट की, ठीक है, यानी पल्स प्रेशर की, एक सामान्य व्यक्ति का जो पल्स प्रेशर होता है कितना होता है? 40 mm होता है, ठीक है। कितना? 40 mmHg होता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति का जो पल्स प्रेशर होता है, नाड़ी दाब जो होता है, कितना होता है? पल्स प्रेशर कितना होता है? 40 mmHg होता है एक सामान्य व्यक्ति का पल्स प्रेशर। और जो ये पल्स प्रेशर होता है क्या होता है, ठीक है, जो पल्स प्रेशर होता है क्या होता है? देखो अभी आपको बताया 120/80, तो 120 जो था 120/80 mmHg, ठीक है। तो ये जो होता है 120, ये क्या होता है? ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। और जो 80 होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है? एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसका जो पल्स प्रेशर होता है कितना होता है? 40 mmHg होता है एक सामान्य व्यक्ति का पल्स प्रेशर। अब ये पल्स प्रेशर क्या होता है ये यहाँ पर जानते हैं। तो सिस्टोलिक जो होता है और डायस्टोलिक जो होता है, इसके बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है, डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के जो बीच का अंतर होता है या फिर डिफरेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। और एक सामान्य व्यक्ति का पल्स प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 40 mmHg होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं। और इसी में मैं आपको बता देता हूं कि हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90, इससे जब किसी भी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा? 140 होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 होगा, ठीक है। जब इससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से अधिक होगा, ठीक है, यानी इतने से अधिक होगा, तब वो क्या कहलाएगा? हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। और बात करी जाए कि ये तो हो गया हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन, ठीक है। अब हाइपोटेंशन क्या होगा? 90/60 mmHg, ठीक है। यहाँ पर भी mmHg होगा, यहाँ पर भी mm होगा, ठीक है। तो मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम हो, यानी 90/60 से कम होगा जो ब्लड प्रेशर, वो क्या कहलाएगा? वो हाइपोटेंशन कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है? हाइपरटेंशन है, यानी 140/90 mmHg से जब अधिक होगा तो हाइपरटेंशन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? हाइपरटेंशन कहलाएगा। 90/60 mmHg से जब कम होगा तो उसको कहते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है। ये क्या है? हाइपरटेंशन है। ये क्या है? हाइपोटेंशन है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 14। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसका जो मतलब औसतन बात करी जाए, तो मानव मस्तिष्क का जो औसतन बात करी जाए कितना होता है वजन? 1350 ग्राम, ठीक है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है औसतन। और बात आ गई है मस्तिष्क की, तो यहाँ से 1-2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो मस्तिष्क होता है, ठीक है,
मानव जो मस्तिष्क होता है, मतलब ये मतलब मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है? सेरिब्रम होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है? सेरिब्रम होता है, ठीक। कुछ इस तरीके से लिखा होगा, सॉरी अभी लिख रहा हूँ सेरिब्रम, 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 इसको हम, ये इंग्लिश में हो गया, और जो इसे हिंदी में कहते हैं प्रामस्तिष्क, ठीक है। दोनों ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन सेरिब्रम भी लिखा मिल सकता है परीक्षा में आपको, प्रामस्तिष्क भी मिल सकता है, ठीक है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो अंग होता है, हिस्सा होता है, तो हिस्सा कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है, ठीक है। पूरे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है या हिस्सा होता है, कौन होता है? तो वो होता है सेरिब्रम, जिसे हम प्रामस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि शरीर का वह कौन सा अंग होता है जिसकी पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, ठीक है। तो जब बात आ जाए कि शरीर में वह कौन सा अंग होता है जिसकी पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, तो होता है मस्तिष्क, ठीक है। कौन होता है? मस्तिष्क होता है। यदि पूछ लेता कि शरीर में पुनर्निर्माण की क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है किसकी, तो सबसे अधिक होती है लीवर की, ठीक है। क्या? लीवर की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? मस्तिष्क की होती है, ठीक है। पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? लीवर की होती है। और सबसे कम जो होती है वो मस्तिष्क की होती है, मस्तिष्क को ठीक है, मस्तिष्क की होती है। और जो मस्तिष्क होता है इसकी पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, इसीलिए इसका क्या करते हैं, मतलब मस्तिष्क का ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मस्तिष्क जो हमारा होता है, यदि ये डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इसको हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट मतलब प्रत्यारोपण, यानी उसकी जगह पर दूसरा मतलब नहीं लगा सकते हैं। जैसे हमारी किडनी हो गई या फिर हार्ट हो गया, इन सब का क्या होता है, जैसे खराब हो गए तो इनकी जगह पे दूसरा मतलब ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, तो मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और जो मस्तिष्क होता है इसकी 3 परतें होती हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मस्तिष्क वाला वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी, वहाँ पर आप सारे क्वेश्चन पा जाएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। मानव शरीर में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? तो मानव शरीर में जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो फेफड़े होते हैं, ठीक है। फेफड़े जो होते हैं श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होते हैं, लंग्स जिनको हम बोलते हैं। हमारे शरीर में एक मतलब 2 होते हैं जोड़े के रूप में, मतलब एक जोड़े के रूप में होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? फेफड़े 2 होते हैं, लेकिन ये एक जोड़े के रूप में होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब बात आ गई है फेफड़े की, तो फेफड़े कितने होते हैं हमारे शरीर में? 2 होते हैं, मतलब एक जोड़े के रूप में होते हैं, जिनको हम लंग्स बोलते हैं या फुफ्फुस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं, फेफड़े बोलते हैं और फुफ्फुस भी बोलते हैं। इनकी संख्या हमारे मतलब शरीर में 2 होती है। और वक्ष गुहा में ये स्थित होते हैं, ठीक है। वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य होता है, ठीक है, फेफड़ों का जो मुख्य कार्य क्या होता है, जो वातावरण है, ठीक है, वायुमंडल हो यानी वातावरण है, वातावरण से प्राण वायु को लेकर रक्त परिसंचरण में मिला देते हैं, ठीक है। इनका जो हमारे फेफड़े होते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जो वातावरण होता है, वातावरण से वायु को लाकर, यानी प्राण वायु को लाकर, ठीक है प्राण वायु को लाकर रक्त परिसंचरण में, रक्त परिसंचरण जो होता है उसमें मिला देते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वापस कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे फेफड़े होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, जो वातावरण होता है, वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है, जो भी ऑक्सीजन का मतलब वायु का मिश्रण होता है, उसको क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर खींचते हैं, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा लेते हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं, जो रक्त परिसंचरण हो रहा होता है उसमें ले जाकर मिला देते हैं। उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको अवशोषित कर वापस छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन को लेकर क्या करते हैं, रक्त का शुद्धिकरण करते हैं फेफड़े हमारे, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़े करते हैं। रक्त को फिल्टर या छानता कौन है? वो किडनी का काम होता है, ठीक है। रक्त को छानता या फिल्टर कौन करता है? किडनी करती है। और जब बात करी जाए कि रक्त का शुद्धिकरण, तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़े करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन करता है? फेफड़े करते हैं। और फिल्टर करता है रक्त को किडनी, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं
टाइफाइड रोग किस जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है? तो टाइफाइड जो रोग होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है, ठीक है। और बात आ गई टाइफाइड की, तो टाइफाइड जो रोग होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। और ये फैलता किससे? तो ये गंदे या प्रदूषित जल से फैलता है, ठीक है, गंदे पानी से फैलता है। और इसमें जो होता क्या है टाइफाइड में, ठीक है, तो इसमें जो होता है तेज बुखार आ जाएगा, उल्टी होंगी, सिर दर्द होगा और पेट दर्द होता है, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो मुख्य रूप से बात की जाए टाइफाइड से तो टाइफाइड में क्या होता है? पाचन तंत्र जो होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र जो होता है वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है। हालांकि जो हमारी स्प्लीन होती है, तिल्ली जिसे हम बोलते हैं, वो भी प्रभावित होती है, बोन मैरो जो होता है वो भी प्रभावित होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से बात की जाए तो वो होता है पाचन तंत्र, ठीक है। और जब टाइफाइड जब होता है तो उस समय क्या होता है? तेज बुखार रहता है, शरीर में सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, उल्टियाँ होगी और बुखार जो हो लंबे समय तक होता है, ठीक है। टाइफाइड को ही मियादी बुखार बोलते हैं। चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 क्या है? सॉरी, गला सूख गया मेरा। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता? सॉरी, ये तो हो चुका है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, छोटे बच्चों में डीपीटी, ठीक है, डीपीटी का टीका किन रोगों के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ठीक है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए लगाया जाता है छोटे बच्चों में, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18, आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर द्वारा, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है इनकी संख्या? तो हीमोसाइटोमीटर द्वारा इनकी संख्या ज्ञात की जाती है। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, सॉरी, यहाँ पे एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीबॉडी जो होती हैं वो 2 प्रकार की होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस रचना द्वारा होता है? तो क्वेश्चन क्या है हमारा? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस रचना द्वारा होता है? तो विली, ठीक है। क्या? विली, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, विली, ठीक है, विली द्वारा होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? तो यकृत यानी लीवर द्वारा होता है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भी कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और ये चैनल पे नए हैं, चैनल लगता है आपको आपके लिए बेहतर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि अगला जो वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन स्वतः आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।